तो गाइस चलो फाइनली यार सॉलिड स्टेट स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अमेजिंग फ्री के मार्क्स वाला चैप्टर है, तो पूरी एनर्जी के साथ इस चैप्टर को हम कवर कर देंगे। तो चलो यार एक बार अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। ठीक है गाइस, तो इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए बिल्कुल एंड तक अप्रोच करेंगे। जितना मैक्सिमम थ्योरी में आपको मिल सकता है वो सब मिल जाएगा इधर आके। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो सबसे पहली बात सॉलिड स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं ना, सॉलिड स्टेट के चैप्टर की बात कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट के बारे में जैसे आपको पता है कि 3 फंडामेंटल स्टेट है अपनी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो उसमें अब सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे। गैसीय स्टेट को हम बहुत आराम से देख सके हैं, गैसीय स्टेट चैप्टर में आपको करा चुका हूं पूरा आराम से डिटेल्ड में। उसके बाद मैंने लिक्विड स्टेट भी आपको करा चुका हूं। कौन सा चैप्टर अभी जस्ट किया, सोल्यूशन है ना, उसमें हमने लिक्विड के बारे में डील किया था। तो उसके बाद सॉलिड भाई साहब गुस्सा हो गए कि भाई मुझे तो मेरा चैप्टर भी तो करा दो कोई। तो एनसीईआरटी वाले लोगों ने सोचा चलो इनका भी एक चैप्टर डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जस्ट जोकिंग। ठीक है ना, तो सॉलिड स्टेट बात करेंगे आज, सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइस पहली बात तो केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो पहली बात तो ए माइंड में रखना। ठीक है ना, देखो केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील करते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि एटम्स, जैसे एटम से डील करते हैं ना केमिस्ट्री में, हम एटम, मॉलिक्यूल्स, इन सब आयंस, इन सब चीजों से डील करते हैं ना। तो आपने रियल में तो ऐसा देख नहीं पाते कि ये देखो भाई एटम घूम रहा है, ये ऑक्सीजन का एटम घूम रहा है। ठीक है ना, कि आपके पूरे सराउंडिंग में ऑक्सीजन ही है लेकिन आपको ऑक्सीजन का एटम दिखता तो नहीं है। तो गाइस मतलब जो हम सॉलिड स्टेट में बात करेंगे वो ऐसी चीजें होंगी जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं आपको हर एक चीज का फील देते जाऊंगा कि आपको ऐसा कुछ लगे ना कि हाँ मेरे समझ नहीं आया या मेरे कुछ माइंड में सिग्नल नहीं जा रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बस एक बार बताना है कि वो चीजों को आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ज्यादा ध्यान से देख पाते हो। ठीक है ना, तो उस अकॉर्डिंग सारी प्रॉपर्टीज या सारा कुछ हम उस अकॉर्डिंग डील करेंगे जो हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा हुआ है। ठीक है गाइस, क्लियर है? तो गाइस चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड की। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात करते हैं। तो देखो सॉलिड दो तरह के होते हैं गाइस, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अमोर्फस सॉलिड। ठीक है ना, अमोर्फस सॉलिड को सीडो सॉलिड भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सीडो का मतलब क्या, नकली गाइस, नकली। ठीक है ना, कि अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं एक तरह की नकली सॉलिड होते हैं, कि मतलब इसमें जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत कम होती हैं। सॉलिड की प्रॉपर्टीज है तो सॉलिड ही, लेकिन अमोर्फस सॉलिड है तो मतलब इसमें लेकिन सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके मतलब वो बहुत ही कम होती हैं। जैसे सॉलिड में हम, जैसे अपने माइंड में होता है कि सॉलिड में अच्छा एज प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, लेकिन वो जो प्रॉपर्टीज है इसमें बहुत कम होती है, इसलिए इसको नकली सॉलिड भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, जिसको अभी हम आगे बहुत डिटेल में भी देखेंगे। तो एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ठीक है ना, तो अब इनके बारे में डिटेल में देखते हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इनके डिटेल में हम जाते हैं। तो देखो गाइस फर्स्ट पॉइंट क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की शेप जो है डेफिनेट है, फिक्स शेप है। ठीक है ना, फिक्स शेप। एंड गाइस अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, जिनकी शेप इरेगुलर हो। ठीक है ना, सब माइक्रो, जैसे आप इरेजर देखोगे ना, रबर, देखो अमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल क्या है, रबर। और क्रिस्टलाइन की क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, नमक जैसे आपने देखा हो, नमक का जो क्रिस्टल लोगे ना तो उसकी जो शेप होती है बहुत ही डेफिनेट होती है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप जब देखोगे उसकी शेप डेफिनेट होती है। लेकिन अमोर्फस सॉलिड को जब आप देखोगे उसकी शेप इरेगुलर होती है। जैसे रबर, इरेजर आपने देखी होगी ना, आपके पास इरेजर तो आपने कभी बचपन में यूज करी होगी, अब तो नहीं यूज करते होगे। तो देखो गाइस जैसे इरेजर है, इरेजर जब आप खरीद के लेके आते हो तो कुछ ऐसे दिखती है ना, कुछ ऐसे दिखती है। लेकिन जब इसको आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, जब इसको आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो गाइस बिलीव मी, आपको ए इरेजर कुछ ऐसे दिखेगी, ए इरेजर कुछ ऐसे दिखेगी। ठीक है ना, ऐसे इसमें देखेगा। आप जब देखो वैसे तो आपको बहुत प्लेन लग रही थी इरेजर जब आप नवी नवी खरीद के लेके आए थे, लेकिन जब उसी इरेजर को आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो अब कुछ आपको ऐसे दिखेगी। तो उसमें इरेगुलरिटी बहुत है गाइस, बिलीव मी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इरेजर आपको कुछ ऐसी इरेगुलरिटी वाली दिखेगी। ठीक है ना, तो इसीलिए हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड स्टेट को, मतलब पूरा अंदर तक डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है ना, तो गाइस क्रिस्टल सॉलिड क्या होता है, जिसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है। अमोर्फस क्या होता है, जिसकी इरेगुलर शेप होती है। ठीक है ना, तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड में गाइस लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। भैया लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब गाइस ऐसा कि जैसे मान लो कोई जो क्रिस्टल सिस्टम है ना, कोई क्रिस्टल है जो होल लैटिस है, जो अपना लैटिस मतलब गाइस क्या होता है कि पूरा जो
उसका स्ट्रक्चर है ना, जो पूरा सॉलिड है अपना, जो पूरा सॉलिड का वो है, पूरा सॉलिड का सिस्टम है, जो भी अपने पास सॉलिड है, उस पूरे सॉलिड को हम बोलते हैं लैटिस बोल देते हैं ना, साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको लैटिस बोल देते हैं। तो मान लो कोई लैटिस है, ठीक है ना, लैटिस है, वो लगातार रिपीट होते जाए, वो लैटिस जो है वो हेक्सागोनल रिंग से बना हुआ है, हेक्सागोनल रिंग से, मतलब उस लैटिस में जो एटम्स हैं वो कैसे हैं, हेक्सागोनल रिंग की फॉर्म में अरेंज है, ठीक है ना। जो लैटिस है अपने पास, सॉलिड का जो लैटिस है, उसमें जो एटम्स है वो कैसे हेक्सागोनल रिंग में अरेंज है। और अगर ये जो हेक्सागोनल रिंग है, अब ये देखो ये बार बार रिपीट होगी, ठीक है ना, इंटरमोलिकुलर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, है ना गाइस, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसे होता है ना, कोई चीज लगातार रिपीट, एटम्स लगातार रैपिडली बहुत ज्यादा होते हैं। तो गाइस देखो, अगर देखो मान लो कि कोई क्रिस्टल सिस्टम है ना, कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल लैटिस है, और वो लगातार अगर रिपीट हो रहा है, अगर लगातार सेम स्पीसीज, सेम यूनिट, सेम स्पीसीज, जो स्मॉलेस्ट स्पीसीज है, अगर लगातार यूनिट लगातार रिपीट हो रही है, लगातार रिपीट हो रही है, मतलब लॉन्ग रेंज, इसी को बोलते हैं गाइस लॉन्ग रेंज ऑर्डर। कि अगर कोई देखो जैसे हेक्सागोनल रिंग है तो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है, कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है, तो इसी को बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और उसी की जगह पे अमोर्फस का देखें तो इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब गाइस क्या, कि जैसे मान लो ये तो अभी आगे और जाएगी, ऐसे हेक्सागोनल रिंग इधर भी, हेक्सागोनल रिंग इधर भी, हेक्सागोनल रिंग इधर भी, हेक्सागोनल रिंग इधर भी। लेकिन शॉर्ट रेंज ऑर्डर में गाइस मतलब क्या, कि आगे जाके कुछ ऐसे, मतलब कोई और शेप लेने लग जाए, ठीक है ना, कोई और शेप लेने लग जाए, या आगे आके ऐसे ही रह जाए, ठीक है ना, ऐसे ही रह जाए, नीचे और जाए ना, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज, की मतलब बहुत ही छोटी सी रेंज में रेपिटेटिव यूनिट है। और लॉन्ग रेंज होने का मतलब क्या, कि कंटिन्यूअसली रेपिटेटिव यूनिट चलती जा रही है। गाइस क्लियर है, ठीक है ना। तो ये आपका होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब रैपिडेटली लॉन्ग, मतलब रेंज ज्यादा है रेपिटेशन की, और इसमें गाइस कम होती है शॉर्ट रेंज ऑर्डर में। गाइस क्लियर है, ठीक है ना, बहुत छोटी सी चीज थी, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, मतलब बिल्कुल डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि जैसे कोई 11th का बच्चा हो वैसे बता रहा हूं, कि आपको अगर किसी भी लेवल पे हो तो आपको कोई मतलब कंफ्यूजन ना हो, कि आपको वर्ड ना क्लियर हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो गाइस, थर्ड पॉइंट, हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। गाइस क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर होता है, कि इतने टेम्परेचर पे आके वो सॉलिड पिघल जाएगा। वो सॉलिड मतलब कि हम क्या, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, कि मतलब जैसे कोई भी आपका, जैसे NaCl है, मान लो आपके पास NaCl है, तो NaCl का गाइस एक फिक्स टेम्परेचर होता है, कि मान लो आपको कहा मुझे इसका टेम्परेचर तो पता नहीं है, लेकिन T डिग्री सेल्सियस मान लो कि इसका टेम्परेचर T डिग्री, मेल्टिंग पॉइंट इसका T डिग्री है। तो गाइस बिल्कुल शार्प, अगर हम जैसे मान लो सपोज करो इसका 300 केल्विन है, सपोज करो मैं कह रहा हूं, ठीक है, 300 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो गाइस जैसे ही NaCl 300 केल्विन पे पहुंचेगा, वैसे ही तुरंत तो पिघल जाएगा, वैसे सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज होने लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा है शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। और उसी के रिस्पेक्ट में अगर दूसरा देखें अमोर्फस सॉलिड के, तो उसमें डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। गाइस अमोर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, मतलब वो होली होली पिघलता है। मतलब जैसे 300 डिग्री, देखो जैसे रबर है, ठीक है ना, रबर है, तो उसको जब आप देखो उसको लिक्विड में जब कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, तो होली होली रबर लिक्विड में कन्वर्ट होगी। ऐसे नहीं कि एक बार में पूरी रबर पूरी उसमें कन्वर्ट होगी लिक्विड में, होली होली करके कन्वर्ट होगी लिक्विड, कन्वर्ट होगी। आपको फील आ रहा होगा ना, जब जैसे आपने इरेजर ली, इरेजर को आप लिक्विड में जब कन्वर्ट करना होगा आपको, है ना, लिक्विड स्टेट में, तो देखोगे आप होली होली कन्वर्ट होगी, होली होली जाके कन्वर्ट होगी। तो उसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है कि इतने, अगर इतना टेम्परेचर ले आए तो अचानक सब पूरा पिघल जाएगा। तो लेकिन इसमें है हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे आकर पूरा का पूरा अचानक ड्रास्टिकली, मतलब एक्सीडेंटली वो किसमें, लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। गाइस क्लियर है, ठीक है ना। अब गाइस फोर्थ पॉइंट देखो, क्लीवेज सरफेस आर स्मूथ व्हेन कट विद अ शार्प एजेड टूल। गाइस इसका जो क्लीवेज सरफेस होता है बहुत स्मूथ, जैसे देखो जैसे अपने पास कोई मेटल का पीस है ना, मेटल का जब पीस है, तो जब हम इसको मान लो किसी शार्प, कोई किसी तीखी चीज से काटे, जैसे चाकू से काटे, नाइफ से काटे, ठीक है ना, नाइफ से जब इसको काटेंगे, ठीक है ना, तो जब इसके जो दो सरफेस बनेंगे, इसके जो दो सरफेस बनेंगे,
ठीक है ना। इसके जो दो सरफेस बनेंगे ये बहुत ही शार्प होंगे। देखो इसके सरफेस जो क्या क्या मैंने लिखा है कि सरफेस है स्मूथ, इनके जो सरफेस है गाइस बहुत स्मूथ होंगे, ठीक है ना। उसी के जगह इसका देखें तो क्लीवेज सरफेस आर इरेगुलर। जैसे आप इरेजर को काटो तो देखते हो टेढ़ी मेढ़ी कटती है, इरेजर को काटोगे वैसे तो आप शार्प लो, शार्प टूल, शार्प बहुत तीखा शार्प टूल लो तो इरेजर भी आपको दिखेगा कि प्लेन ही कटी है। लेकिन गाइस मैंने आपको बताया जब उसको आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो आपको पता लगेगा कि क्लीवेज जब जैसे मान लो ये चीज इरेजर थी आपकी, तो जब आप क्लीवेज करोगे तो मे भी आपको ऐसा उस टाइम दिखे जब आपने काटा है कि आपको तब भी वो भी प्लेन दिखे। लेकिन जब गाइस उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो उसमें ऐसे इरेगुलरिटीज होंगी, ऐसे इरेगुलरिटीज होंगी। तो इसलिए अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, क्लीवेज सरफेसेस आर इरेगुलर व्हेन कट विद शार्प एज टूल, एंड जो क्रिस्टलाइन है उसमें क्या होता है, क्लीवेज सरफेस आर स्मूथ। गाइस क्लियर है, ठीक है। इसलिए बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डील कर रहे हैं। वैसे तो आप इरेजर को जनरली काटते भी हो ना तब भी आपको थोड़ी इरेगुलर ही दिखती है जब कटती है, लेकिन आप बहुत ही तीखा ले लो तो आपको रेगुलर दिखती है, लेकिन उसको जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो ऐसी ही होगी गाइस, जो इरेगुलर शेप की होगी, ठीक है ना। तो उस चीज में कंफ्यूजन ना क्रिएट करना कि भैया मैं तो देखा, मैंने काटा हुआ इरेजर को, ठीक है, तो मुझे तो प्लेन ही दिखी भैया, मैं क्या करूं, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो चीजें भी हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको फील आ रहा होगा, ठीक है ना। जो बच्चे को कंफ्यूजन हो जाती है, माइंड में आता है ये सब चीजें, ठीक है ना, और टीचर से इतने मतलब सिली लेवल पे क्लियर करते नहीं, तो मुझे पता है कि आपके माइंड में क्या क्या चलता है, तो मैं उस अकॉर्डिंग आपको सब कुछ बता देता हूं, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, एंड फिफ्थ पॉइंट गाइस, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव एनोस्ट्रोपिक इन नेचर, ठीक है ना, एनिस्ट्रोपिक इन नेचर। गाइस अब एनिस्ट्रोपिक और आइसोट्रोपिक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनिस्ट्रोपिक का मतलब गाइस क्या, कि एनिस्ट्रोपिक टर्म है जो इसका मतलब क्या है गाइस, द सब्सटेंसेस व्हिच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड एनिस्ट्रोपिक। मतलब वो सब्सटेंसेस जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, डिफरेंट डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं एनिस्ट्रोपिक्स। और आइसोट्रोपिक मतलब आइसो देखो सेम है ना, आइसोट्रोपिक मतलब जिनकी हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है, हर एक डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। गाइस जैसे देखो क्या होता है, देखो जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके पास ये एटम है ना, ये एटम्स है, तो इसमें मान लो कुछ दूसरे एटम है, ठीक है ना, ये सेम टाइप के एटम है जो दूसरे हैं, और ये दूसरे टाइप के एटम है, सेकंड टाइप है एटम्स की। तो गाइस देखो, अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, एनिस्ट्रोपिक नेचर होता है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हो सकती है गाइस, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, उन सब की बात कर रहे हैं। तो देखो अगर हम मान लो, ठीक है ना, अगर हम मान लो बात करें, ठीक है ना, जैसे हम इस डायरेक्शन में बात करें तो इस डायरेक्शन में देखो, मान लो ये डायरेक्शन है अपनी, देखो जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं कि आपको थोड़ा क्रिस्टल क्लियर हो, जो कि नहीं बताया जाता है वैसे आपको, ठीक है। मान लो आप इस सॉलिड का एक सॉलिड है आपके पास पूरा ना, सॉलिड का स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने आपको एटम बताया कि ऐसे अरेंज है, ठीक है। तो मान लो देखो जैसे हम एक डायरेक्शन ए लें, है ना, एक डायरेक्शन ए लें और एक डायरेक्शन मान लो हम ए ले लें, एक डायरेक्शन ए ले लें, ठीक है ना, एक डायरेक्शन हमने ए ले ली, ठीक है ना, एक डायरेक्शन हमने ए ले ली, ठीक है ना। अब देखो गाइस इस डायरेक्शन में क्या हुआ, जब हम इस डायरेक्शन में हमने देखा तो दो ही आइटम्स आ रहे थे, दो आइटम्स आ रहे थे वो भी सेम टाइप के, ठीक है ना। और इस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो देखो तीन आइटम आ रहे थे, वो भी उसमें एक आइटम डिफरेंट कैरेक्टर का था, डिफरेंट नेचर का था, बाकी दो आइटम डिफरेंट नेचर के थे। तो इससे गाइस ऐसी क्लियर होती है चीजें। देखो एनिस्ट्रोपिक में क्या होता है, एनिस्ट्रोपिक में फिक्स शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है। तो देखो अगर हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ एटम कुछ अलग आ रहे हैं, नंबर ऑफ एटम अलग आ रहे हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो नंबर ऑफ एटम अलग आ रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ एटम्स अलग आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फर्क पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर्स पे डिपेंड करती थी, है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नंबर ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करती थी। तो देखो इधर देखो नंबर अलग आ रहा है, इधर एटम्स अलग है, इधर एटम्स अलग है। तो इस यही एक कारण होता है जिस करके क्रिस्टलाइन सॉलिड के डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसको एनिस्ट्रोपिक कहा जाता है, ठीक है गाइस, क्लियर है। आइसोट्रोपिक क्या होता है, देखो आइसोट्रोपिक में मैंने आपको क्या बताया कि इरेगुलर शेप होती है। मतलब इरेगुलर शेप का मतलब कैसे, देखो इरेगुलरिटी है, मतलब ऐसे रैंडमनेस होती है ना, इरेगुलरिटी है,
इरेगुलरिटी है तो रैंडम ऐसे होता है ना, रैंडमली ऐसे कुछ भी होता है, ठीक है, इरेगुलरिटी है कुछ भी ऐसे रैंडमली होता है। तो उसमें देखो गाइस क्या होगा, इरेगुलरिटी आइसोट्रोपिक, तो इसमें देखो अगर मान लो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और मान लो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, दो डायरेक्शन मैंने ले ली कोई भी, है ना। तो देखो दोनों डायरेक्शन में, देखो दोनों डायरेक्शन में रैंडमनेस सेम, दोनों डायरेक्शन में देखो आप कोई फर्क तो बता नहीं पा रहे हो, दोनों डायरेक्शन में सेम ही लग रहा है ना। रैंडम देखो गाइस, कोई चीज जब रैंडम होती है, कोई चीज अगर रैंडमली हर जगह डिसोसिएट है, कोई चीज हर जगह रैंडमली फैली हुई है, तो हर जगह उसका प्रोपोर्शन सेम लगता है हमें, है ना। देखो जैसे ये देखो सेम आपको मैं फील दिया है, देखो जैसे कि रैंडम है, ये देखो अमोर्फस सॉलिड इरेगुलर होता है तो इसमें जो एटम्स है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो देखो इसकी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं लग रहा है, जो कि मैंने आपको पिछली एग्जांपल दी थी तो उसमें दिखाया था आपको डेफिनेट शेप थी, इसलिए इधर नंबर ऑफ एटम्स अलग थे, एक डायरेक्शन में अलग थे। लेकिन इधर देखो रैंडम है तो हर जगह क्या है, हर जगह एटम्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, वाह वाह वाह, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है गाइस, यूनिफॉर्म है, देखो यूनिफॉर्म, हर जगह एटम्स हम यूनिफॉर्म दिख रहे हैं। तो देखो इस तरफ भी नंबर ऑफ एटम सेम है, इस तरफ भी नंबर ऑफ एटम सेम ही है, यूनिफॉर्म है ना, रैंडमली है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो गाइस इसीलिए इसकी आइसोट्रोपिक होता है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी डायरेक्शन में देखे तो सेम होती है। गाइस क्लियर है, इससे ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं हो सकता गाइस इस टाइम में, ठीक है ना। इससे ज्यादा डिटेल में आपको कोई भी नहीं करा पाएगा इतने कम टाइम में, मेरी आपसे गारंटी है, ठीक है ना। आप खुद भी बताना कि मैं अकेला तो नहीं बोल रहा हूं, इससे डिटेल में तो मुझे तो कभी नहीं कराया यार किसी ने इतने कम टाइम में इतना सब कुछ, ठीक है ना। तो गाइस इसकी एग्जांपल तो मैं आपको करा ही चुका हूं, एनोस्ट्रोपिक आइसोट्रोपिक, आई होप समझ आ गया हो, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको करा ही चुका, मेटल्स एंड NaCl, ठीक है ना। और इसकी रबर प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक्स होते हैं अपने, है ना, वो भी क्या होते हैं, अमोर्फस होते हैं, ठीक है। तो यही रीजन है कि ये सीडो सॉलिड है, क्योंकि पहली बात तो बताओ इसका मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प नहीं है, ठीक है, शॉर्ट रेंज भी है, इरेगुलर शेप भी है, आइसोटोप रबर जैसे रबर प्लास्टिक जैसे हम सॉलिड मानते हैं ना उसे, तो रबर प्लास्टिक अमोर्फस सॉलिड होते हैं, जिनको हम सीडो सॉलिड भी बोलते हैं गाइस, ठीक है, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट देखो गाइस, नेक्स्ट चीज करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देखते हैं। देखो अभी तो हमने सॉलिड के टाइप्स ऑफ सॉलिड देखा, तो ये हमने देख लिया। अब हमें बेसिकली गाइस हम इसमें पूरी डिटेल में जिसके बारे में बात करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम पूरे चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। तो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड को और डिटेल में जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप्स देखते हैं। तो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड चार तरह के होते हैं, आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवलेंट एंड मेटालिक, ठीक है ना। आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना, कोवलेंट सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड, चार टाइप्स के होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। बस आपको सुनना है, ठीक है ना, और कुछ इसको रखना नहीं है, ठीक है ना। बस ऐसे सुना रहेगा तो, अगर क्योंकि आपको एमसीक्यू आते हैं, अगर आपने सुना रहेगा तो उधर आपको ऑप्शन देख के याद आ जाएगा कि अच्छा मैंने ये चीज हाँ कही थी, ठीक है ना। तो उसमें आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं है। तो देखो गाइस पहले बात करते हैं आयनिक सॉलिड के बारे में, ठीक है ना। आयनिक सॉलिड देखो मैंने क्या क्या लिखे हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड लिखे हैं और उसमें फोर्स क्या प्रेजेंट है और उसकी एग्जांपल लिखी है कि आपको थोड़ा क्लियर हो। तो देखो गाइस पहला हमने कर रहे हैं आयनिक सॉलिड, ठीक है, पहली टाइप कर रहे हैं आयनिक सॉलिड। तो गाइस आयनिक सॉलिड में कौन सी फोर्स प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होती है, आयंस वाली फोर्स। देखो आयनिक सॉलिड है मतलब उसमें आयंस हैं, आयंस क्या होते हैं, चार्ज स्पीसीज होते हैं। तो चार्ज स्पीसीज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होती है ना, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग उसमें फोर्स लगती है। तो उसमें आयनिक सॉलिड में आयंस होते हैं, आयंस में चार्ज होता है, इस करके उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि बताओ इस सॉलिड में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो आप बता सकते हो आराम से, ठीक है ना। आयनिक सॉलिड की अगर एग्जांपल दे तो जैसे NaCl, KCl, सोडियम क्लोराइड, है ना, नमक, वो भी आपका एक आयनिक सॉलिड ही है। तो आप पोटेशियम क्लोराइड, तो ये आपको पता है, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। गाइस देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड आगे भी तीन पार्ट्स में डिवाइड है। पहला क्या है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब आगे भी तीन टाइप्स में डिवाइडेड है। तो पहला है पोलर, दूसरा है नॉन पोलर, तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है ना। तो देखो सबको डील करेंगे, पूरा डिटेल में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं लेनी है। तो गाइस देखो पोलर मॉलिक्यूल, पहले बात आता है पोलर मॉलिक्यूल। गाइस पोलर मॉलिक्यूल मतलब क्या, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जिसमें डाइपोल हो, जैसे देखो HCl है, जैसे HCl है,
है ना, HCl है। तो आपको पता है कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ना। क्लोरीन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपने तरफ, तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो इसमें इस उल्टा लिख दिया, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यही चीज है गाइस, देखो इसमें डाइपोल है ना, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मतलब दो पोल, दो चार्ज हो, मतलब डाइपोल, डाई मतलब दो, पोल मतलब दो चार्जेस, ठीक है ना। तो देखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है, डाइपोल गाइस इसी को डाइपोल बोलते हैं, है ना, इसी को डाइपोल बोलते हैं, जिसको डाइपोल मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में कराऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में कराऊंगा, ठीक है ना। तो इसी को डाइपोल बोलते हैं। तो देखो इसी को पोलर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल मतलब उसमें पोलैरिटी है ना, उसमें कोई पोलैरिटी है, चार्जेस है, ठीक है ना। तो पहला टाइप थी पोलर, तो पोलर में कौन सी फोर्स लगती है, डाइपोल फोर्स लगती है, जिसको मैं आपको पीरियोडिसिटी में बहुत क्लियरली फोर्सेस कराऊंगा, फोर्सेस की टाइप्स कराऊंगा, तो उसमें भी आपको पता लगेगा। वैसे मैंने इधर आपको बता ही दिया कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, जिनमें डाइपोल हो, और डाइपोल है, पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल होता है, तो पोलर मॉलिक्यूल में फिर कौन सी फोर्स लगती है, डाइपोल फोर्स लगती है, ठीक है ना। पहली टाइप ये हो गई। दूसरी टाइप क्या, नॉन पोलर। गाइस नॉन पोलर की बात करते हैं, तो देखो नॉन पोलर, देखो नॉन पोलर क्या होते हैं, जिसमें डाइपोल नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन पोलर क्या होते हैं, जिसमें डाइपोल नहीं होते हैं। जैसे आप देखो, जैसे वैसे इसमें सॉलिड स्टेट की एग्जांपल तो नहीं ले सकते वैसे, लेकिन नॉन पोलर की एक फील देने के लिए हाइड्रोजन ले लो जैसे, तो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन में क्या होता है, HH होता है, ठीक है ना, HH होता है। तो इसमें दोनों मतलब इक्वली पार्टिसिपेशन करते हैं, मतलब देखो अभी ऐसा तो नहीं है ना, इसमें HCl की तरह तो नहीं है ना कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रिक है और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसमें किसी में भी कोई ना पॉजिटिव चार्ज आएगा ना नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसमें डाइपोल क्या आएगा, जीरो, मतलब इसमें कोई भी चार्ज है ही नहीं, तो इसका डाइपोल जीरो होगा। गाइस डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू डी, जो कि मैं आपको वैसे कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, तो आपको वैसे चीज कराऊंगा, आई होप काफी बच्चों को पता भी हो, ठीक है ना। तो गाइस इसमें कोई डाइपोल, ये नॉन पोलर, इसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं है। तो इसमें जो अपनी एग्जांपल है, हाइड्रोजन की एग्जांपल नहीं लेते इधर हम, ठीक है ना। तो इसमें गाइस जो अपनी एग्जांपल है वो क्या है, देखो पहले हमने किया डाइपोल मैंने आपको एग्जांपल बताई HCl की, और सल्फर, HCl सॉलिड में लेना ना, HCl सॉलिड, क्योंकि सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट, सल्फर डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट। और गाइस उसके बाद देखें अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो नॉन पोलर सॉलिड देखो मैंने क्या एग्जांपल है, हीलियम इन सॉलिड, ठीक है ना, हीलियम इन सॉलिड। सो हीलियम को सॉलिड स्टेट में ले, तो देखो हीलियम देखो क्या है, देखो हीलियम मेरा है ना, हीलियम नॉर्मल गैस है, तो गाइस नॉन पोलर है ना, इसमें ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो गाइस इसी को बोलते हैं नॉन पोलर। और नॉन पोलर में क्या लगता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लंडर फोर्स लगते हैं, जिसको हम डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं, याद रखना। द फोर्स बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड लंडन फोर्स और ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्जन फोर्स। गाइस दो लंडन फोर्स भी बोलते हैं इसको, डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं, तो इसको याद रखना, ठीक है। गाइस नेक्स्ट टाइप क्या, मॉलिक्यूलर सॉलिड की, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड से आपको क्लियर भी हो रहा है कि वो मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, उनको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो देखो पोलर में कौन सी फोर्स प्रेजेंट थी, डाइपोल, क्योंकि उसमें डाइपोल होता था। नॉन पोलर में लंडन फोर्सेज होती है, हाइड्रोजन बॉन्डेड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, फोर्स क्लियर है। उसके बाद इसकी एग्जांपल देखो, एग्जांपल भी क्लियर होगी। अब पोलर में क्या थी, HCl, ठीक है ना, नॉन पोलर में हीलियम, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वाटर में आपको पता ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये अपनी वाटर इन सॉलिड फॉर्म मतलब क्या, आइस, बर्फ की बात कर रहे हैं, वाटर सॉलिड, बर्फ क्या होती है, सॉलिड फॉर्म होती है ना वाटर की, H2O की सॉलिड फॉर्म क्या होती है, आइस, ठीक है ना। तो वो अपनी एग्जांपल है किसकी, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की। गाइस क्लियर, आई होप, बहुत सिंपल चीजें हैं, ठीक है ना। तो थर्ड टाइप देखो गाइस, थर्ड टाइप क्या है, कोवलेंट सॉलिड। गाइस कोवलेंट सॉलिड में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, कोवलेंट बॉन्ड होगी, ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड होगी। अच्छा कई बच्चों को तो बॉन्ड वर्ड भी नहीं क्लियर होगा, वो काफी बच्चे तो ये समझते हैं कि बॉन्ड क्या है, ए हाइड्रोजन है, तो ये हमने बीच में जो डंडी लगा दी इसको बॉन्ड बोलते हैं। भाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बॉन्ड का एक्चुअल फील क्या होता है, बॉन्ड कुछ नहीं गाइस, बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आपको पता है बॉन्ड क्या होता है, जो अगर आपसे कोई पूछे बॉन्ड क्या होता है, क्या बताओगे, कि ये बताओगे कि ये जो बीच में एक डंडा होता है उसको बॉन्ड बोलते हैं
ठीक है ना। बॉन्ड गाइस क्या होता है, बॉन्ड बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है ना। बॉन्ड क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ज्यादा बेसिक में चला जा रहा हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा फील देने के लिए कर रहा हूं कि आपको ऐसा ना लगे कि बॉन्ड बस एक डंडी होती है कि बस खींच दिया बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो देखो कोवलेंट क्या होता है, कोवलेंट नेटवर्क में क्या होता है, कोवलेंट सॉलिड में कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। और इसके एग्जांपल जैसे डायमंड आपने देखा होगा, डायमंड देखो, डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन है ना, एक कार्बन आगे ऐसे ऐसे अपनी चेन बनाते जाता है। कार्बन क्या होता है, टेट्राहेड्रली ऐसे ऐसे अपनी चेन बनाते जाता है, जिसको हम कार्बन को कार्बन फैमिली में बहुत तगड़ा कर क्लियर करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस अभी एग्जांपल्स देख लो ना। डायमंड में जैसे कोवलेंट बॉन्डेड होता है, कोवलेंट बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो आई होप क्लियर हो। तो देखो इतना डिटेल में वैसे कोई कराता नहीं है ना कि आप, और आपको इतना डिटेल में करना भी नहीं, लेकिन वो मैं आपको एक फील देने के लिए करा देता हूं कि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट देखो, लास्ट देखो टाइप क्या है इसकी, मेटालिक सॉलिड। तो देखो मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड होते हैं। गाइस मेटालिक सॉलिड में क्या होता है ना, देखो मेटालिक सॉलिड में क्या होता है, ऐसे मेटल होता है, ठीक है। मेटल के अंदर क्या होता है, ऐसे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, मेटल के अंदर ऐसे पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिनको हम कर्नल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्नल, ठीक है ना, KERNEL, ठीक है। कर्नल्स भी बोलते हैं पॉजिटिव चार्जेस को, जब इसके अंदर होते हैं लैटिस के। तो इसके अंदर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। समुंदर होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, समुंदर होता है इलेक्ट्रॉन का। तो कोई भी मेटालिक सॉलिड होता है गाइस ऐसे ही होता है, पॉजिटिव चार्ज, अंदर उसके पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिनको कर्नल भी बोलते हैं, उसमें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो इसी मेटालिक सॉलिड इसी तरह होता है। तो गाइस उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, मेटालिक बॉन्ड होता है। मतलब मेटालिक बॉन्ड मतलब जो मेटल्स के जो आयंस हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब फोर्स ही होता है गाइस, क्लियर रखना है ना। तो इसकी एग्जांपल देखो क्या है, जैसे आयरन हो गया, आयरन मेटालिक बॉन्ड है ना। आयरन क्या है, मेटालिक सॉलिड ही है ना, आयरन आपको पता है। तो कॉपर जैसे हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे आपके मेटालिक सॉलिड की एग्जांपल है। तो आई होप गाइस इधर तक सब कुछ क्लियर हो। हम ज्यादा डिटेल में चले गए, वैसे तो इतना डिटेल में वैसे स्टार्टिंग वाले बच्चों को कराया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका चैप्टर मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, जो कि अब थोड़ा इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होता है अपना। तो देखो पहले बात करते हैं क्रिस्टल सिस्टम्स की। गाइस अपने पास अब क्रिस्टल सिस्टम है। देखो टाइप ऑफ क्रिस्टल, देखो इधर सिस्टम भी आना चाहिए था, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम की बात करते हैं गाइस। अपने 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम 7 क्रिस्टल सिस्टम है अपने पास, जिनको ब्रेवियस सिस्टम भी बोलते हैं, ब्रेवियस सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि आपको इतना कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझने की जरूरत है। तो देखो इनकी एक एक देखो 7 टाइप्स हैं क्रिस्टल सिस्टम, 7 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है, क्यूबिक, दूसरा है टेट्रागोनल, तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक, चौथा है रोम्बोहेड्रल, 5वां है मोनोक्लिनिक, 6th है ट्राइक्लिनिक, 7th है हेक्सागोनल, ठीक है ना, हेक्सागोनल, ठीक है ना। ये आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है ना। इसको आपको याद भी रखना है, बिलीव मी आपको याद करना पड़ेगा आपको। लेकिन ऐसे नहीं है कि आपको जैसे आपको टीचर कहते हैं कि याद कर लो, मैं वैसे नहीं कराऊंगा आपको, कुछ मेथड तो बताऊंगा, थोड़ा इजी तो करूंगा कि आपको याद आराम से हो जाए। मुझे टीचर ने ऐसे कह दिया था याद कर लो भाई, तो कैसे याद करें यार, इतना कुछ है, किसमें इक्वल है किसमें नहीं है। तो चलो पहले बात करते हैं। तो देखो क्रिस्टल सिस्टम को देखो, इसको जब डील करना है तो पहले सबसे पहले आपको क्लियर हो, यूनिट सेल क्लियर हो। यूनिट सेल क्या होता है गाइस, यूनिट सेल एक वर्ड अब सॉलिड स्टेट में बहुत ही फंडामेंटल टर्म है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है गाइस, सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो लगातार रिपीट होते जा रही है टू फॉर्म होल क्रिस्टल। पूरे क्रिस्टल लैटिस को बनाने में जो सबसे छोटी स्पीसीज जो लगातार रिपीट हो रही है उसको बोलते हैं यूनिट सेल। जैसे मैंने आपको हेक्सागोनल वाली बताई थी, तो उसी तरह यूनिट सेल को गाइस हम ज्यादा अपने सिलेबस में क्यूबिक सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो वैसे कोई भी रेपिटेटिव चीज जो लगातार रिपीट होती जा रही है उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। लेकिन अपने सिलेबस में जो है ए वैसे आपकी यूनिट सेल ही है ना, जो स्मॉलेस्ट यूनिट विच रिपीट इटसेल्फ टू फॉर्म होल लैटिस, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। पहली बात ये क्लियर है। अब जो आपके सिलेबस में है गाइस, आपके सिलेबस में क्यूबिक यूनिट सेल ही है, तो क्यूबिक यूनिट सेल देखो जैसे ये है, देखो क्यूबिक यूनिट सेल ऐसा है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल है। अब गाइस जब आगे ऐसे ऐसे रिपीट होता जाए, आगे ऐसे ऐसे क्यूब और बनते जाए, ठीक है ना, आगे ऐसे ऐसे क्यूब और बनते जाएं, ठीक है ना, ऐसे ऐसे आपके क्यूब और बनते जाएं, ऊपर भी ऐसे और क्यूब बनते जाएं, ऊपर भी ऐसे क्यूब और लगा दें, ऐसे नीचे भी। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो रिपीट हो रही है, बार देखो क्यूब स्मॉलेस्ट यूनिट थी, एक क्यूब था स्मॉलेस्ट यूनिट थी, एक स्मॉलेस्ट यूनिट बार बार रिपीट होकर पूरा होल लैटिस अपना बना रही है, तो उसको बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है ना, यूनिट सेल उसको बोलते हैं। सेल छोटा सा पार्ट सिस्टम का, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है, किसी क्रिस्टल लैटिस का, जिससे पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ है, ठीक है गाइस, क्लियर है। तो अब देखो कोई भी अपने सिलेबस में क्रिस्टल सिस्टम, देखो क्रिस्टल में क्या है, अपने जो क्रिस्टल सिस्टम है सिलेबस में बेसिकली क्यूबिक ही है ना, अपने सिलेबस में क्यूबिक के बारे में डिटेल में है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो देखो क्यूब देखो कैसा होता है, देखो आपका एक क्यूब है, ठीक है ना, आपका एक क्यूब है। तो देखो क्यूब की तीन चीजें होती हैं, पहली बात साइड, ठीक है ना, उसकी एजेस ए बी सी, ठीक है ना, उसकी साइड ए बी सी, देखो एक साइड ए बी सी, ठीक है ना, ये साइड होती है उसकी, और उसके एंगल्स होते हैं ना, उसके एंगल्स होते हैं, ठीक है ना, उसके एंगल्स होते हैं, उसके साइड्स होती हैं। तो गाइस देखो क्यूब, बस आपको याद रखना है कि क्यूबिक लैटिस में क्या होता है, कौन सी साइड, कितनी साइड या कितने एंगल कैसे होते हैं, बस ये चीजें आपको याद रखनी है, जो कि मैं आपको पैटर्न बताऊंगा कि आपको कैसे याद रखना है। देखो पहले तो इस सीरियल ऑर्डर को याद रखना, कैसे याद रखोगे, क्यूट ऑरेंज, देखो क्यूट ऑरेंज मैंगो ट्री है, क्यूट ऑरेंज मैंगो, देखो पहले क्यूट, देखो क्यूट ऑरेंज, ठीक है ना, ऑरेंज मैंगो ट्री है, ये मैंने अपने आप बनाई है, ठीक है ना, किसी ने कभी समझा याद कराने का तरीका नहीं बनाया था, तो मुझे ऐसे याद चीजें होती नहीं मुझे, तो मैंने ऐसे बनाया, तो इसको आप ऐसे याद रखना, ठीक है, पूरे सीरियल ऑर्डर को, क्यूट ऑरेंज, ठीक है ना, क्यूट ऑरेंज मैंगो ट्री है, तो इसको आप लिख लेना अपने स्क्रीनशॉट लेने के बाद, है ना, जहां भी लिख सको आप, क्यूट ऑरेंज मैंगो ट्री है, ठीक है। तो इससे आप पहले सीरियल ऑर्डर को याद रखोगे, क्यूट में दो चीजें आ रही हैं, क्यूबिक टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, ऑरेंज से, ऑरेंज का पहला पार्ट ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, दूसरा रोम्बोहेड्रल, ठीक है ना, मैंगो से मोनोक्लिनिक, ठीक है ना, ट्री का मतलब ट्राइक्लिनिक, ठीक है ना, हेक्सागोनल मतलब है, ठीक है गाइस, क्लियर है, पहले स्टेटमेंट, पहले आपको सीरियल ऑर्डर याद हो गया, क्यूट ऑरेंज मैंगो ट्री है, ठीक है, पहले बात तो ये। अब देखो इसको एज और एंगल्स को उसी अकॉर्डिंग अब सिंपल हो जाएगा। देखो पहले आपने क्या करना है, पहले आपने एंगल से छेड़खानी नहीं करनी है। देखो क्यूबिक में क्या होता है, तीनों साइड, क्यूब में पता है ना आपको, तीनों साइड बराबर होती है, क्यूब में तीनों साइड बराबर होती है, तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। तो क्यूब में क्या होता है, तीनों साइड बराबर है, तीनों एंगल बराबर है। अब ये आपने एंगल को चेंज नहीं करना है, बस एक बार आप क्या करो, एक साइड बराबर ना करो, एक साइड में अनइक्वालिटी डाल दो, ठीक है ना, एक साइड में अनइक्वालिटी डाल दो, और उसका तीसरे वाले में क्या करो, दोनों में अनइक्वालिटी डाल दो। अभी हमने एंगल को चेंज नहीं किया, पहले हम एजिस में गेम खेल रहे हैं, है ना, पहले हमने सारी एजिस इक्वल रखी, फिर एक को अनइक्वल रखी, फिर दो को अनइक्वल रखी, तो ये आपके तीन ऐसे ही फॉर्म हो जाएंगे। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मेट समझने की जरूरत है कि कैसे कैसे हम प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो, उसके बाद आता है रोम्बोहेड्रल, अब आता है रोम्बोहेड्रल। तो इसमें देखो, अब इसमें भी देखो हमने क्या किया, इसमें देखो अभी रोम्बोहेड्रल वेरी स्पेशल पॉइंट है, ठीक है, रोम्बोहेड्रल याद रखना। इसमें देखो तीनों साइड बराबर है, तीनों साइड बराबर है, तीनों एंगल भी बराबर है, लेकिन तीन एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं है। तीनों साइड भी बराबर है, तीनों एंगल भी बराबर है, लेकिन 90 डिग्री नहीं है, इसको याद रखना। रोम्बोहेड्रल वेरी स्पेशल टाइप, ठीक है ना, द टाइप इन विच 3 साइड 3 एजेस आर इक्वल एंड 3 एंगल्स आर आल्सो इक्वल बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, दैट्स क्रिस्टल सिस्टम इज कॉल्ड रोम्बोहेड्रल, ठीक है गाइस, क्लियर है। तो उसका मोनोक्लिनिक देखो, अब देखो मोनोक्लिनिक पे आए तो देखो एक चीज बीच में याद रखना है, यानी चीज रोम्बोहेड्रल को। उसके बाद देखो अपनी तीनों साइड देखो इक्वल थी, अब उसके बाद एंगल्स में गेम खेलना स्टार्ट करो, एंगल्स में गेम खेलना स्टार्ट करो। तो पहले देखो हमने एक एंगल अनइक्वल किया, तो मोनोक्लिनिक था अपना, मोनो मतलब एक, ठीक है, मोनो मतलब एक, और क्लिनिक मतलब उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लिनिक मतलब एंगल की बात कर रहे हैं, तो एक एंगल अनइक्वल है, ठीक है ना। ट्राई क्लिनिक, ट्राई देखो साइड तो हमने पहले अनइक्वल कर दी है, साइड तो हमने पहले अनइक्वल कर दिया, आगे हम अनइक्वल ही आएंगे, बस रोम्बोहेड्रल एक स्पेशल केस है, याद रखना। तो ट्राई क्लिनिक में क्या है, तीनों एंगल अनइक्वल, तीनों एंगल अनइक्वल। तो गाइस इससे एक चीज और क्लियर होती है
एक क्वेश्चन आता भी है कभी कभी कि क्यूबिक इज ए मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक देखो सबसे सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम है ना, सबसे सिमेट्रिकल है, साइड भी इसकी सेम है, सारी एंगल्स भी सेम है, तो सबसे सिमेट्रिकल है। और गाइस ट्राइक्लिनिक इज ए मोस्ट अनसिमेट्रिकल, ठीक है, ये सबसे अनसिमेट्रिकल है क्योंकि इसमें कोई भी साइड भी बराबर नहीं है, कोई भी एंगल भी बराबर नहीं है। और गाइस उसके बाद लास्ट में लिखा है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल को याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है, सिर्फ एक मात्र क्रिस्टल ऐसा है जिसमें एक एंगल 120 डिग्री होता है, तो हेक्सागोनल को तो आप याद करने की भी जरूरत नहीं है। बस हेक्सागोनल में क्या होता है, एक एंगल 120 डिग्री होता है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है गाइस, क्लियर है? तो ये आपके 7 टाइप्स हैं, ठीक है ना, इसको बस आपको देख के रखना, क्यूट, ऑरेंज, मैंगो ट्री, ठीक है ना। उसके बाद बस पहले देखो एंगल सेम रखे हमने, साइड पहले सेम थी, फिर एक हटा, एक में अनइक्वालिटी है, फिर 2 में रोम्बो एंगल में तीनों साइड तीनों एंगल बराबर होते हैं, लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होता। उसके देखो तीनों साइड बराबर, देखो तीनों साइड अनइक्वल तो हमने पहले की हुई थी। मोनोक्लिनिक में एक एंगल अनइक्वल हो जाता है, ट्राइक्लिनिक में दोनों एंगल अनइक्वल हो जाते हैं, दोनों साइड अनइक्वालिटी आ जाती है, तीनों एंगल खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। हेक्सागोनल में आपको इससे आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगी, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो उस रखने से अच्छा ही था, ठीक है ना, उस रखने के तरीके से अच्छा ही था कि पहले याद रखें इसको, फिर ये तो याद ही नहीं रह पाएगा, पॉसिबली नहीं है, ठीक है गाइस। तो जितना मेरे तरफ से कोशिश हुआ, मैंने कोशिश की कि आपके माइंड में कोई फॉर्मेट डाल दूं कि आपको याद होने लग जाए, ठीक है। तो उसके बाद 1-2 बार और यही फॉर्मेट को रिपीट करना, तो आपको एग्जैक्टली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मेरे माइंड में है वैसे आपके माइंड में भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब गाइस देखो नेक्स्ट बात करें, जैसा मैंने आपको बताया था कि अपने सिलेबस में अपने सिलेबस में क्यूबिक लैटिस की बात ही होती है, तो अपने सिलेबस में अब हम क्यूबिक लैटिस को पूरा डिटेल्ड में करेंगे। तो देखो टाइप्स ऑफ क्यूबिक लैटिस की बात करते हैं, तो देखो क्यूबिक लैटिस की मैंने टाइप्स लिखी है, ठीक है ना। असल में जो गाइस जो हमने 4th लिखी है, ये लैटिस की टाइप है। देखो टाइप्स ऑफ क्यूबिक का नहीं पार्ट है, ये ऑर्थोरोम्बिक का पार्ट है, क्योंकि क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक में गाइस क्या होता है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल नहीं होता है, ऑर्थोरोम्बिक का है। एक पहले 3 क्यूबिक के हैं, ये जो चौथा है ऑर्थोरोम्बिक का है ना, ये ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम का पार्ट है, ठीक है ना। तो अभी देखो सिंपल क्यूबिक क्या होता है, सिंपल क्यूबिक में गाइस क्या होता है, पहली बात तो सिंपल क्यूबिक है तो मतलब क्यूब होगा, उसकी यूनिट सेल क्या होगी, क्यूब होगी। तो गाइस सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, देखो क्यूब के सिंपल, बस अब हमें बस क्या देखना है, जो अपने लैटिस है ना गाइस, इसमें बस आपको ये देखना है कि एटम्स की पोजीशंस को देखना है। तो देखो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, क्यूब्स के 8 कॉर्नर, क्यूब्स के 8 कॉर्नर्स होते हैं, क्यूब्स के 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो उसके 8 कॉर्नर पे एटम्स होते हैं। क्या होता है क्यूब, सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, उसके 8 कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस क्या होता है, ओ क्यूबिक लैटिस जिसमें यूनिट सेल में देखो पहले कॉर्नर्स में तो 8 एटम्स आई हैं, लेकिन उसके साथ साथ हर एक फेस में एक एटम भी है, हर एक फेस के सेंटर में एक एटम भी है। जैसे देखो कोई एग्जांपल देखो, जैसे मान लो आपका क्यूब है, ये मान लो आपका क्यूब है, जस्ट एग्जांपल, ठीक है, वैसा कोई गाइड है। तो देखो इसके 6 फेस है, एक ए फेस है, एक फेस पीछे है ना, एक जस्ट एरा, एक जस्ट इसके पीछे है, एक एरा, एक एरा, एक एरा, एक एरा। तो अपने पास कितने फेस है, 6 फेस है ना, 1 2 3 4 5 6 फेसेस है अपने पास, ठीक है ना। तो देखो सिंपल क्यूबिक क्या था, जिसके बस कॉर्नर्स पे एटम्स लगे हो, कॉर्नर्स पे एटम लगे हो, ठीक है ना, वो सिंपल क्यूबिक था। फेस सेंटर क्या है, जिसका कॉर्नर्स पे एटम तो है, लेकिन साथ साथ एक एक एटम इसके फेस पे भी है, इसके फेस के सेंटर पे भी। जैसे पहला फेस इसके सेंटर पे है, उसके बाद इसके नीचे भी एक है ना, ये जो नीचे वाला फेस है अपना, इधर भी एक एटम, ठीक है ना। उसके बाद ए वाला जो फेस है इधर भी एक एटम, ए वाला जो फेस है इधर भी एक एटम, ए वाला जो फेस है इधर भी एक एटम, और ए वाला फेस है जो इधर भी एक एटम। इसको बोलते हैं एफसीसी अरेंजमेंट, ठीक है ना, एफसीसी अरेंजमेंट। इसको आप और एक चीज बोल सकते हो, सीसीपी, इसको सीसीपी भी बोल सकते हो, सीसीपी और एफसीसी सेम ही है, ठीक है ना। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर क्यूबिक, ठीक है ना, तो हमने वो चीज लिखी है। बॉडी सेंटर क्यूबिक क्या होता है, देखो बॉडी सेंटर क्यूबिक क्या होता है, ये आपके पास जैसे क्यूब है, तो क्यूब के जस्ट सेंटर में, देखो क्यूब के जस्ट सेंटर में, जैसे पूरा क्यूब था, क्यूब के जस्ट सेंटर में जब इधर हम एटम रख दें, इसके सेंटर में जस्ट एटम अगर हम रख दें, तो उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक मतलब उसके 8 एटम तो ऐसे कॉर्नर्स में लगे हैं, 8 एटम्स कॉर्नर में लगे, और एक एटम इसके क्यूब के सेंटर में लगा हुआ, क्यूब के सेंटर के अंदर है, ठीक है गाइस। पहली बात है 3 टाइप्स हैं।
और उसके बाद देखो एक एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, तो पहली बात तो एक क्यूबिक नहीं होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, ठीक है ना। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, देखो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, बहुत स्पेशल टाइप है। तो देखो इसमें 7 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 एटम्स तो कॉर्नर्स में होते हैं, और क्या होता है इसमें 2 एटम्स क्या होते हैं ऑपोजिट सरफेस पे होते हैं, उसके ऑपोजिट फेसेस पे होते हैं। जैसे एक एटम मान लो हमने इधर रख दिया, एक एटम हमने इधर रख लिया, तो उस जो ओ अपनी यूनिट सेल है उसको बोलते हैं एंड सेंटर यूनिट सेल। जैसे अब देखो, अब मैंने इनको बनाया भी हुआ है, देखो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है 8 एटम्स बस कॉर्नर्स में लगे होते हैं। फेस सेंटर में क्या होता है, देखो कॉर्नर्स में तो एटम है लेकिन एक एक उनके फेस सेंटर पे भी होते हैं। जैसे देखो एक फेस का ए, एक फेस इसका ए फेस इसका ए, एक इसका ए, एक इसका जो आगे था, एक जो देखो एक जो इसका आगे था जो आपको दिख रहा है, एक जो इसका पिछला जो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन उसका एटम हमने इधर लिखा हुआ है। तो दो, एक आगे वाला एटम, एक एटम उसके आगे वाले फेस में है, एक एटम उसके पीछे वाले फेस में है, ठीक है गाइस। तो आपका होता है एफसीसी। बॉडी सेंटर क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, 8 एटम्स आपके ऐसे लगे होंगे और एक एटम आपका बॉडी के सेंटर में होगा जस्ट, ठीक है गाइस। तो ये क्लियर है। एंड सेंटर में क्या होगा, आपके 8 एटम्स ऐसे लगे होंगे, ठीक है, कॉर्नर्स में, और 2 एटम्स ऑपोजिट फेसेस में होंगे, एक इधर, ठीक है। अच्छा, ऑपोजिट फेसेस का मतलब कोई भी ऑपोजिट फेस हो सकते हैं। जैसे देखो एक एटम इधर रख दे, एक इधर रख दे, या तो चाहिए इधर रख दे या इधर रख दे, बस 2 एटम्स रखने हैं, कोई भी देखो 3 ऑपोजिट फेस इसके अपने पास पेयर है ना, एक पेयर ए है, एक ऊपर नीचे वाला पेयर है, एक ए वाला पेयर है, एक ए वाला पेयर। इन तीनों पेयर में किसी में भी आप बस किसी भी एक पेयर में आप एक एक एटम रख दो तो उसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है गाइस। ये यूनिट सेल की टाइप है जो कि आपको क्लियर भी होगी, अब रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो पहली बात है समझ आ गया। अब देखो इनका जेड निकालते हैं और जेड और ये सब चीजें देखते हैं क्या चीजें हैं, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको एक चीज करानी चाहता हूं, देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम टू यूनिट सेल। हर एक एटम की यूनिट सेल में क्या कंट्रीब्यूशन होती है गाइस। देखो यूनिट सेल मैंने आपको बताया था, यूनिट सेल क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे लेयर्स बनती जाती हैं। जैसे ये आपका एक क्यूब है, उसका इससे एक क्यूब और अटैच होता है, इससे एक क्यूब और अटैच होता है। देखो ये जैसे अपने पास एक यूनिट सेल है ना, एक अपने पास यूनिट सेल है, एक लगातार रिपीट होते जा रही है कि एक पूरा लैटिस बना दे। तो देखो इसके साथ एक क्यूब इधर अटैच होगा, एक क्यूब इधर भी लगेगा, एक क्यूब इधर भी, ऐसे ऐसे लगते जा रहे हैं और पूरा लैटिस बना रहे हैं, ठीक है ना, पूरा लैटिस बना रहे हैं। तो गाइस देखो जैसे मान लो इस कॉर्नर एटम पे देखो इस कॉर्नर पे एक एटम है मान लो, है ना, इस कॉर्नर पे एटम पे एक एटम है। तो देखो इधर से अब एक क्यूब दूसरा भी अटैच है जो इधर है, एक क्यूब इधर वाला भी अटैच है, एक क्यूब इधर वाला भी अटैच है, और जस्ट इसके ऑपोजिट भी अटैच है, ठीक है ना, जस्ट इसके ऊपर भी अटैच है। तो गाइस समझने की बात बस इतनी थी कि जैसे कोई इधर एटम है वो इससे भी, इस क्यूब से भी कनेक्ट है, इससे भी, जो इसके साथ वाला क्यूब है उससे भी कनेक्ट है, इधर से भी कनेक्ट है, इधर वाले से भी कनेक्ट है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो एक जो कॉर्नर में जो एटम है वो 8 क्यूब से कनेक्ट होता है। एक ऐसे जो आप उसको याद ना रखना चाहिए कि कहां कहां से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन बस इतना याद रखना कि देखो एक कॉर्नर एटम है तो एक क्यूब इधर से भी है, एक क्यूब इधर से भी है, एक क्यूब इधर से भी है, 4 ऐसे हो गए और 4 जस्ट इसके ऊपर भी हो गए। तो एक एटम जो है वो 8 क्यूब से एक एटम जो कॉर्नर पे है, एक एटम जो कॉर्नर पे है वो 8 एटम से अपना वॉल्यूम, 8 यूनिट सेल से अपना वॉल्यूम शेयर कर रहा है, 8 यूनिट सेल से अपना वॉल्यूम शेयर कर रहा है। देखो एक एटम इधर है तो इस यूनिट सेल से भी कनेक्ट है, इस यूनिट सेल से भी कनेक्ट है, इस यूनिट सेल से भी कनेक्ट है। तो एक एटम अपना पूरा वॉल्यूम अलग अलग यूनिट सेल से शेयर कर रहा है। तो अब आगे देखो क्या हो रहा है। तो उसी से आपको कंट्रीब्यूशन बताई थी कि देखो कोई भी एटम जो है, जो मैंने आपको बताया था, जैसे कॉर्नर पे एटम है तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन इसको नहीं दे रहा, वो आगे भी दूसरे यूनिट सेल से भी कनेक्ट है, तो इसलिए पूरा का पूरा इसमें प्रेजेंट नहीं है। आधा इसने शेयर की, आधा इस यूनिट सेल को शेयर किया है, आधा नेक्स्ट यूनिट सेल को शेयर किया है, आधा नेक्स्ट किसी और को शेयर किया है। उसने इसी तरह काफी यूनिट सेल में अपने इस चीज को शेयर किया हुआ है। पहली बात तो ये समझानी थी कि उसने अपने जो एटम का अपना जो वॉल्यूम है, अब उसने मतलब अपना जो एटम था उसका जो वॉल्यूम है उसने काफी यूनिट सेल्स में शेयर किया हुआ है, बस इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। जो कि मैंने आपको बता भी दिया कि ये जो कॉर्नर पे एटम था काफी एटम से, काफी यूनिट सेल से कनेक्ट है, तो उन सब के साथ भी अपना वॉल्यूम शेयर कर रहा है। तो देखो क्या होता है,
कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम इज टू यूनिट सेल, कि हर एक एटम की यूनिट सेल पे कंट्रीब्यूशन क्या है। देखो गाइस, जो कॉर्नर पे एटम होता है, कॉर्नर पे जो एटम होता है, देखो जैसे कॉर्नर पे एटम है ना, तो गाइस क्या है, इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, 1/8। मतलब 1/8 का मतलब क्या, कि इसका 1/8 पार्ट ही इस यूनिट सेल में है, बाकी जो 7/8 पार्ट है वो अलग अलग यूनिट सेल से कनेक्ट है। देखो एक इसके एक क्यूब इधर भी लगता है, एक क्यूब इधर भी लगता है, एक क्यूब इधर भी लगता है, ऐसे 2-4 ऊपर भी लगते हैं इसके। तो देखो क्यूब, देखो ये जो कॉर्नर पे जो एटम है, कॉर्नर पे जो एटम है वो असल में 8 यूनिट सेल से कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो एक यूनिट सेल को अपना कितना वॉल्यूम देगा, 1/8 देगा। एक यूनिट सेल को अपना कितना देगा, 1/8 देगा। समझे ना क्या फील देना चाहता था, कि एक्चुअल में जो एटम है आगे 8 यूनिट सेल से कनेक्ट है, एक तो ए है और 8 यूनिट, मतलब टोटल 8 यूनिट सेल से कनेक्ट है। तो हर अपने पूरे वॉल्यूम का एक यूनिट सेल को कितना देगा, 1/8 देगा, क्योंकि 8 से कनेक्ट है। तो एक को कितना देगा, 1/8 देगा। तो इसलिए मैं लिखा कि इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 1/8 होगी। ठीक है ना। इसी तरह फेस के लिए 1/2 होगी, और विद इन बॉडी, मतलब अंदर बॉडी के पूरा प्रेजेंट है तो 1 होगी, मतलब वो किसी को भी और कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। जैसे देखो एटम अगर इसके बॉडी के अंदर हो तो और किसी के साथ शेयरिंग नहीं करेगा, क्योंकि वो तो बॉडी के अंदर है ना। और जैसे किसी यूनिट सेल को हम ऐसे इधर और किसी दूसरी यूनिट सेल इधर कनेक्ट होगी, तो लेकिन वो अंदर वाला जो अंदर एटम प्रेजेंट है उसको तो शेयर कर नहीं पाएगा, वो तो इधर कॉर्नर वाले को शेयर कर पाएगा, या तो जो इधर एटम है उनको शेयर कर पाएगा, लेकिन अंदर वाले को तो शेयर कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो अंदर पैक है, तो उसको शेयर नहीं कर पाएगा। इसलिए अंदर वाले एटम की कंट्रीब्यूशन पूरी ही उस यूनिट सेल को ही होती है। ठीक है गाइस, क्लियर है। अभी देखो और चीजें क्लियर होगी। पहली बात है, चीज क्लियर है। अब देखो इससे हम निकालेंगे जेड। जेड क्या होता है गाइस, इफेक्टिव कितने नंबर ऑफ एटम है यूनिट सेल में, उसको बोलते हैं जेड। उसको हम डोनेट करते हैं जेड से, कि इफेक्टिवली कितने नंबर ऑफ एटम है किसी यूनिट सेल में। वैसे तो देखने में 8 लग रहे हैं, लेकिन उसका भाई 1/8 पार्ट ही इस यूनिट सेल में है, बाकी जो 7/8 पार्ट है डिफरेंट यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट किया हुआ है। समझे गाइस। तो इसलिए अब जेड क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, दैट इज कॉल्ड जेड। तो इसका देखो, इसमें z इक्वल टू 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि देखो इसमें टोटल एटम्स कितने हैं, 8। ठीक है ना। हर एक एटम की कंट्रीब्यूशन कितनी है, कॉर्नर वाले एटम्स की कंट्रीब्यूशन कितनी है, 1/8। तो देखो इस देखो 8 एटम है अपने पास, 8 एटम्स हैं, अपने पास 8 एटम्स हैं, और हर एक एटम की कंट्रीब्यूशन है 1/8, कि 1/8 वॉल्यूम उसका अपने पास 1/8 वॉल्यूम उसने इस यूनिट सेल को दिया हुआ है। तो 8 एटम्स हैं, तो 8 पूरे यूनिट सेल में कितनी कंट्रीब्यूशन है, 8 इंटू 1/8, तो अपने पास आ जाएगा 1। तो अपने पास 1 एटम है इस पूरे यूनिट सेल में। इफेक्टिवली अपने पास एक ही एटम का वॉल्यूम है, एक ही एटम है अपने पास, जो कि अपना 1 है। गाइस क्लियर है। ठीक है ना। इसी तरह मैं वही चीज फील आपको देने की कोशिश कर रहा था। जैसे देखो फेस सेंटर की बात करें, तो फेस सेंटर का जेड अपना कितना है, फेस सेंटर का अपना जेड है 4। फेस सेंटर का अपना जेड है 4। कैसे आया, देखो 4, देखो फेस सेंटर में क्या है, 8 एटम तो कॉर्नर्स पे ही है, तो देखो 8 एटम्स कॉर्नर्स पे हैं, तो 8 इंटू 1/8 तो आएगा पहले। ठीक है ना, 8 इंटू 1/8 तो पहले आएगा ही। ठीक है ना। कितने नंबर कॉर्नर से कॉर्नर से मिलकर कितने एटम का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एक एटम इस यूनिट सेल में 1/8 वॉल्यूम दे रहा है, अपना शेयर कर रहा है। तो 8 एटम है तो 8 इंटू 1/8 हो जाएगा। प्लस अब फेस सेंटर में देखो, फेस सेंटर मैंने कहा था कि हाफ कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो देखो कितने हैं फेस सेंटर में एटम, 6 है, तो 6 इंटू हाफ। तो देखो इधर कितना आया, 1, इधर आया 1 और इधर आया 3, तो जेड अपना आ गया 4। ठीक है ना। ऐसे अपने जेड आ रहा है। जेड क्या बता रहा है ना, कि इफेक्टिवली कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है किसी यूनिट सेल में, तो जेड इक्वल टू आया 4। इसी तरह बॉडी सेंटर में देखें तो उसमें जेड आया अपना 2। क्यों, देखो पहले 1/8, देखो 1/8 इंटू 8 तो पहले कॉर्नर्स में था, 1/8 इंटू 8 तो कॉर्नर्स में था, और एक बॉडी सेंटर में जो कि किसी के साथ भी शेयर नहीं है, पूरा इंडिपेंडेंट है, तो +1, तो आया आपका 1 + 1 2। ठीक है गाइस। तो आपका आ गया 1 + 1 2, तो आपका जेड आया 2। ठीक है ना। तो आपकी ये चीजें ही है बस। अब देखो एक एंड सेंटर भी देख लो। ठीक है। एंड सेंटर में जेड इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, जेड इक्वल टू 2 होता है। एंड सेंटर में देखो गाइस क्या होगा, देखो 8 एटम तो कॉर्नर्स में है, 8 एटम्स तो कॉर्नर में, तो कैसे 8 इंटू 1/8, ठीक है ना, प्लस
हाफ, देखो फेस सेंटर में कितनी कंट्रीब्यूशन होती थी, फेस सेंटर पे हाफ होती थी, तो हाफ इंटू कितने एटम्स है फेस पे, 2 है, तो हाफ इंटू 2, हाफ इंटू 2, तो देखो इधर कितना है 1, इधर भी 1, इधर भी, तो जेड इक्वल टू आ गया 2। तो ऐसे गाइस आप जेड निकाल सकते हो, जिसको आप याद भी रख लेना है ना वैसे, लेकिन आपको वैसे क्लियर होनी चाहिए कि मैं आपको चीज बताना क्या रहा था कि जो पूरा ये जो एटम है इसका पूरा वॉल्यूम ही इस यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इसने अपना जो वॉल्यूम है वो 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट किया, जिसका 1/8 पार्ट इसको मिला है, बाकी 7/8 पार्ट, जो 7/8 पार्ट इसका वॉल्यूम था वो अलग अलग यूनिट सेल को मिला हुआ है। गाइस बस फील देना था, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, किसी का भी लेक्चर देख लेना इतने सिंपल तरीके से, इतने कम टाइम पे तो नहीं बताया हुआ है, ठीक है ना। तो आई होप क्लियर हो गया हो। अब गाइस इसका देखो रिलेशन याद रखना दो, ठीक है, ए का आर के साथ, ए क्या होता है एज ऑफ यूनिट सेल, एज ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना, ए क्या होता है एज ऑफ यूनिट सेल, क्यूब में पता है, क्यूब में सारी एज बराबर ही होती है, क्यूब में ए बी सी बराबर ही होता है, तो ए बराबर होगा 2r के, आर क्या है गाइस रेडियस ऑफ स्फीयर, जो अपने एटम है, एटम है स्फीयर ही ट्रीट करते हैं हम, तो रेडियस ऑफ स्फीयर का एज के साथ रिलेशन, एज का रेडियस के साथ रिलेशन, ठीक है ना, वो बताया हमें। तो देखो क्या होता है, पहले सिंपल क्यूबिंग में क्या होता है, ए बराबर होता है 2r के, देखो असल में मैंने इसको ऐसे पॉइंट पे लिखा हुआ है जो कि हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, लेकिन स्पेयर ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं स्पेयर, ऐसे होते हैं प्रेजेंट। तो देखो ए बराबर है 2r के, ए बराबर है 2r के, कैसे देखो, देखो असल में क्या हो रहा है, देखो बहुत आराम से देखना, देखो जैसे ये अपने पास क्यूब था, है ना, ये अपने पास क्यूब था, तो इसमें वेट मिनट में पहले बना लूं, है ना, तो देखो अपने पास एक क्यूब था, तो ए स्पेयर ऐसे होते हैं, है ना, ए स्पेयर ऐसे कनेक्ट होते हैं, तो देखो अपना ए क्या है, अपनी एज कितनी, देखो अपनी ए था, है ना, ए पूरी एज थी अपनी, इसकी वैल्यू ए थी, ए अपना ए था, और ए बराबर होगा, देखो रेडियस ऑफ स्पेयर कितना होता है आर, तो ए आर, है ना, एक तो आर ए रहा, एक आर ए रहा, तो ए बराबर होगा 2r के, तो ए बराबर है 2r के, है ना, देखो आर इसका इधर से, इसका रेडियस ए रहा, इसका रेडियस ए रहा, तो ए बराबर है 2r के, तो हमने लिखा ए बराबर 2r के, इसको आप डायरेक्ट याद रखना कि आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाए, ठीक है ना। फेस सेंटर क्यूबिक में √2a बराबर है 4r के, √2a बराबर है 4r के, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से बहुत सिंपली आप निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि आप उसको चीजें करो इतना, तो ऐसे आप याद रख सकते हो √2a बराबर 4r के, और बॉडी सेंटर में √3a बराबर 4r के, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो गाइस, इधर ऐसे देखो एक ट्रायंगल बना लो, देखो इस ऐसे हमने एक लाइन मार के एक ट्रायंगल बना ली, तो इसमें बस इस ट्रायंगल जो है आपकी ट्रायंगल बनी है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, देखो आपका एक साइड कितनी है ए, एक साइड बी, और कितनी है ए, और इस साइड को निकाल लो, इस साइड को निकाल लो पाइथागोरस से, देखो आपका पता है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है ना, तो एच निकालते हैं, हाइपोटेनस निकालते हैं, आपका परपेंडिकुलर भी ए है, बेस भी ए है, तो देखो ए स्क्वायर, है ना, प्लस ए स्क्वायर, तो हाइपोटेनस कितना आया आपका गाइस, हाइपोटेनस आया √2a के, हाइपोटेनस आया आपका √2a के, ठीक है ना, हाइपोटेनस आपका आया √2a के। अब देखो ए, देखो इसमें अब ए पूरी अपनी लाइन की लेंथ कितनी आई √2a, अब √2a को अगर हम r की मतलब इस पूरी लेंथ को अगर हम r की फॉर्म में लिखें, रेडियस के फॉर्म में, तो कैसे आएगा, देखो गाइस वेरी सॉरी यार, बीच में कैमरा बंद हो गया था, मैं आपको सब कुछ करा चुका था, तो बाद में जब देखा जाके तो कैमरा ही बंद हुआ था, तो चलो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना, सॉरी यार माफ करना, तो आपको डिस्टर्बेंस हुई जो। तो देखो हम कहां तक पहुंच गए थे, हमने देख लिया था, देखो हमने ट्रायंगल लिया था, और इस ट्रायंगल में हमने निकाल लिया था, हमने देखो इधर से हाइपोटेनस निकाल लिया था कि अपना हाइपोटेनस कितना निकाला हमने √2a, हम इसको निकाल चुके थे। अब गाइस बस इसको क्या करो, देखो इसको अब आप रेडियस की फॉर्म में देख लो कैसे होगा, देखो मैं इस लाइन को गाइस बस इस लाइन को कंसीडर कर रहा हूं, तो देखो ये अपनी लाइन है जैसे, है ना, ये लाइन थी अपनी, तो देखो इसमें एक एटम इधर था, है ना, एक एटम इधर था, तो एक एटम ऐसा था अपना, ठीक है ना, एक एटम इधर था, तो ये एटम ऐसे था, तो ये अपने 1 मिनट के लिए इरेज कर देता हूं, बाद में फिर लिख देता हूं, ठीक है ना, तो ये अपना एटम इधर था, तो ये अपना एक एटम इधर था, और एक एटम अपना सेंटर में है, तो देखो बस एक डेरिवेशन आपको बता रहा हूं कि कैसे हुई है, थोड़ा आइडिया फील सा आ जाए, ठीक है ना, वैसे आपका कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना, तो लेकिन सिलेबस में तो है वैसे, ठीक है, सिलेबस में है, लेकिन आपके जेई के सिलेबस में बोर्ड के लिए करना तो सही है, ठीक है ना। तो देखो गाइस आपके ए एटम था, इस लाइन को मैंने कंसीडर किया था, तो इस लाइन को देखो मैंने ऐसे लिखा
ठीक है ना। इस लाइन को मैंने ऐसे लिखा और आपने पहले इसको ए की फॉर्म में निकाल लिया था √2a। तो गाइस अब इसको आर की फॉर्म में लिखे, इस लाइन को अगर आर की फॉर्म में लिखा जैसे हमने उसके लिए लिखा था इसके लिए, ठीक है ना, कि ए अपना ए था और ए ही बराबर अपना था 2r के। तो इसको भी ऐसे लिखे, तो देखो एक आर अपना ए है ना, एक आर अपना ए है ना, एक आर अपना ए है, एक आर ए है ना। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो अपना रेडियस होता है। तो एक अपना आर ए है, एक अपना आर ए है और एक आर अपना ए है। तो पूरी लाइन में कितने आ रहा है, ए 1 2 3 4, तो 4r के बराबर है। ए लाइन कितने, अगर रेडियस की फॉर्म में लिखे तो ए लाइन रेडियस की फॉर्म में 4r के बराबर है और ए के फॉर्म में हमने निकाल ही लिया था पहले पाइथागोरस के अकॉर्डिंग √2a। तो गाइस वही हमने लिखा √2a बराबर होता है 4r के, जो कि आपको डायरेक्ट याद रखना है उसको, कि आपके फॉर्मूले सीधा आप अप्लाई कर पाओ, सीधा क्वेश्चन सोल्व कर पाओ, इतना झमेले में नहीं जाना है आपको। लेकिन बस बता रहा था कि वैसे अगर भूल भी जाओ तो ड्राइव करना बहुत आसान है। बस कोई भी एक ट्रायंगल बनाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, काम खत्म, ठीक है ना, और कुछ नहीं है वैसे, ठीक है ना। लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है, याद करने का तरीका भी बहुत डायरेक्ट बताया हुआ है आपको कि आपने कैसे याद रखना है ना। तो देखो बस पहले में क्या था, a बराबर 2r के, दूसरे में √2a बराबर 4r के, तीसरे में √3a बराबर 4r के, ठीक है ना। और एंड सेंटर में तो हमने कुछ लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि गाइस क्योंकि ये ऑर्थोरोम्बिक लैटिस है और हम क्यूबिक लैटिस की कैलकुलेशन लिखिए। देखो क्यूबिक लैटिस की कैलकुलेशन करना आसान है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ए बी सी बराबर होता है, सारे साइड्स बराबर होती हैं। लेकिन एंड सेंटर ऑर्थोरोम्बिक होता है, जिसको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, जिसको सोल्व करना हमारे लिए टफ है बहुत काम। तो इसके लिए वैसे आपको क्वेश्चन भी नहीं आते, आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, इसका बस आपको जेड निकालना आना चाहिए, जो कि हमने देख लिया, ठीक है गाइज। तो गाइज अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चीज पे। देखो मेरा लास्ट चीज देखो आज के लेक्चर की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखो मैंने क्या लिखी है, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं गाइस जो आपको बिलीव मी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि नीट के लिए तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। तो पहला फॉर्मूला है डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल या डेंसिटी ऑफ लैटिस क्रिस्टल भी कह सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या है गाइस, Z इंटू एम डिवाइड बाय एन नॉट ए क्यूब। Z आपको मैंने बता दिया कैसे कैसे है, ठीक है ना। m क्या होता है, मोलर मास, m क्या है इधर, मोलर मास है। n नॉट क्या है, अवोगाड्रो नंबर, n नॉट क्या है, अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। देखो सबसे पहले दिन जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था तब ये चीज की थी। तो अब n नॉट क्या है अपना अवोगाड्रो नंबर, a क्यूब क्या है अपना, a अपना क्या है साइड ऑफ यूनिट सेल, जिसको एच भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है गाइस, क्लियर है गाइस। ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना, हैविंग एफसीसी अरेंजमेंट। तो एफसीसी अरेंजमेंट से क्या क्लियर होगा कि आपका Z इक्वल टू 4 है, ठीक है ना, और बाकी आपको मोलर मास उसका दिया ही होगा, ए भी दिया होगा, ये सब दिया होगा, बस आपको पुट करके निकालना है, ठीक है। ज्यादा अगर आपको बस जेड अपने आप गैस मारना होता है, जेड को पता करना होता है, तो आपको वो चीज भी दी होगी कि एफसीसी अरेंजमेंट है उसमें, तो उससे आपको क्लियर होना चाहिए कि जेड इक्वल टू अपना 4 है, ठीक है गाइस, क्लियर है। तो अब देखो लास्ट चीज देखो आज के लेक्चर की, पैकिंग फ्रैक्शन को देखो। पैकिंग फ्रैक्शन देखो क्या होता है गाइस, जो एटम है देखो, जो यूनिट सेल है, देखो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, पहले वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम मतलब देखो गाइस क्या होता है कि जो जैसे यूनिट सेल है, तो देखो इसमें कुछ पार्ट, कुछ मतलब इसका पूरे यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है उसका कुछ वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई किया, कुछ वॉल्यूम खाली ऐसे ही है, वॉइड, जिसको हम यूज करते हैं वॉइड, द एम्प्टी स्पेस बिटवीन एटम्स दैट इज कॉल्ड वॉइड, ठीक है ना, वॉइड उसको बोलते हैं वॉइड। मैंने पहले भी लिख दिया था जब मैंने पहले लेक्चर आपको करा दिया था, लेकिन कैमरा ही बंद था, बाद में देखा। तो वॉइड बोलते हैं गाइस उसको, जो एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होती है यूनिट सेल में उसको बोलते हैं वॉइड, ठीक है ना। तो देखो अपना ये क्या होगी, यूनिट सेल क्या होगी, तो देखो पैकिंग फ्रैक्शन गाइस क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कि पूरे यूनिट सेल में एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना। मतलब पैकिंग फ्रैक्शन हमें क्या बताता है कि पूरे यूनिट सेल में कितना पार्ट एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है, हमें बताता है पैकिंग फ्रैक्शन की पैकिंग कितनी अच्छी है, वो हमें बताता है
पैकिंग फ्रैक्शन, जिसको हम पैकिंग एफिशिएंसी भी बोलते हैं, ठीक है ना, उसको पैकिंग एफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखो फिर क्या बनेगा, देखो ऊपर क्या लिखा था, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। तो देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम कैसे लिख सकते हैं, जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम। जेड क्या था, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल। तो देखो जेड, देखो मान लो जैसे सिंपल क्यूबिक है, तो सिंपल क्यूबिक में एक एटम प्रेजेंट है इफेक्टिवली। तो देखो जेड, तो देखो वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स हमें लिखना है, ठीक है, पूरे यूनिट में वॉल्यूम ऑफ एटम्स लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो जैसे मान लो ये तो बहुत सिंपल हो जाएगी, एफसीसी मान लो, जैसे एफसीसी आपके पास, तो जेड इक्वल टू 4 है कि इफेक्टिवली आपके पास 4 एटम प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो देखो वॉल्यूम ऑफ एक एटम, देखो वी एटम है लिखा, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, कि पूरे यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई किया। तो जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम से क्या पता लगेगा, टोटल वॉल्यूम पता लग जाएगा एटम्स का, ठीक है ना। इफेक्टिवली 4 एटम प्रेजेंट थे, तो 4 एटम का वॉल्यूम क्या होगा, जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम। तो ये पहली ऊपर ये चीज क्या आई, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, क्या बने, कैसे लिख सकते हैं हम, जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, ठीक है ना, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो आप ऐसे लिख सकते हो, और इसको थोड़ा और भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, आप करना चाहो। वॉल्यूम ऑफ एटम को आप कैसे लिख सकते हो, एटम क्या होता है, स्पेयर होता है, एक स्पेयर होता है। तो एटम का वॉल्यूम, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3। देखो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब, नीट वाले बच्चों को बता रहा हूं, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ एटम की जगह आप 4/3 पाई आर क्यूब भी लिख सकते हो। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल क्या है गाइस, अपनी क्यूबिक है, ठीक है ना, यूनिट सेल अपनी क्यूब की फॉर्म में है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की जगह आप ए क्यूब भी लग सकते हो, ठीक है, लेकिन बस आपको याद ऐसे ही रखना है। तो आप ए चीज बेसिक सी है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। तो इसको बस आप इसकी जगह ए चीज भी लिख सकते हो, अगर आपको आर ऐसे दिया हो। अगर आपको सीधा डायरेक्ट दिया हुआ तब भी ऐसे लगा दो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है गाइज। तो आई होप गाइज अभी, अच्छा इसमें एक चीज और आती है, देखो जैसे पैकिंग एफिशिएंसी है, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन है, वैसे एक आता है वॉइड फ्रैक्शन। वॉइड फ्रैक्शन इसी के जस्ट ऑपोजिट। पैकिंग फ्रैक्शन होता है कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया एटम ने, वॉइड फ्रैक्शन होता है कितना वॉल्यूम खाली है, ठीक है। तो देखो 100% था, 100% वॉल्यूम था। पैकिंग फ्रैक्शन हमें बताता है कि कितना वॉल्यूम एटम ने ऑक्यूपाइड किया है। वॉइड फ्रैक्शन क्या बताता है, कितना वॉल्यूम खाली है, ठीक है ना गाइस। तो देखो वॉइड फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था, वॉइड फ्रैक्शन क्या होता है, देखो वॉइड एक हमने किया पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है कि कितना वॉल्यूम्स, कितना टोटल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम एटम ने ऑक्यूपाइड किया है। तो वॉइड फ्रैक्शन क्या होता है, वॉइड फ्रैक्शन क्या होता है कि कितना वॉल्यूम खाली है। तो देखो जैसे आपका पूरा वॉल्यूम है 100%, ठीक है ना, उसमें से मान लो 70% आपका वॉल्यूम एटम ने ऑक्यूपाइड किया है। तो वॉइड फ्रैक्शन कितना होगा, या वॉइड एफिशिएंसी कितनी होगी, 30%। देखो 70% एटम ने पैक किया हुआ है, 70% एटम ने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया, तो वॉइड कितना रह गया, खाली कितना रह गया, 30%। तो वही है गाइस कि टोटल मतलब पैकिंग, देखो पैकिंग फ्रैक्शन, जैसे देखो कहने का मतलब ये है कि पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है ना, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू वॉइड फ्रैक्शन बराबर होता है 1 के। पैकिंग फ्रैक्शन इंटू वॉइड फ्रैक्शन बराबर होता है 1 के। गाइज आपको मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा अभी कि इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है ना, इनकी एफिशिएंसी भी बताऊंगा। जैसे बॉडी सेंटर की बात करें तो बॉडी सेंटर की एफिशिएंसी होती है 68%, कि टोटल वॉल्यूम का 68% उसमें जो अपना पूरा यूनिट सेल का वॉल्यूम है, उस टोटल वॉल्यूम में 68% जो वॉल्यूम है वो एटम ऑक्यूपाई करते हैं। 68% एटम ऑक्यूपाई करते हैं। देखो 68% वॉल्यूम एटम ऑक्यूपाई करते हैं, तो 68% ऑक्यूपाई करते हैं मतलब 0.68 पार्ट, मतलब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 0.68 लिखेंगे। 68% ऑक्यूपाई करते हैं तो मतलब फ्रैक्शन में 0.68 लिखते हैं, फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे ना। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या आएगा, वॉइड फ्रैक्शन क्या आएगा, 1 माइनस 0.68, 1 माइनस 0.68 अपना आ जाएगा वॉल्यूम फ्रैक्शन। वॉल्यूम फ्रैक्शन फिर मतलब क्या हुआ, देखो पैकिंग फ्रैक्शन क्या था, देखो 1 क्या है, पूरा वॉल्यूम 100% वॉल्यूम। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है कि कितना पार्ट्स
एटम ने ऑक्यूपाई किया है, और वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या है, कितना पार्ट खाली है। तो 1 माइनस 0.68 करोगे तो 1 माइनस जब आप 0.68 करोगे 0.32 आएगा। तो मतलब इससे हमें ये पता लगा कि कितना परसेंट स्पेस अपने बीसीसी स्ट्रक्चर में एम्प्टी है। तो 0.32 वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और एम्प्टी, मतलब वो खाली पड़ा हुआ है। 0.68 पार्ट मतलब 68, मतलब कहने का मतलब है कि 68% अपना जो है वो वॉल्यूम एटम ने ऑक्यूपाई किया है, और 32% अपना क्या है, खाली पड़ा। तो पैकिंग फ्रैक्शन से ही आप वॉइड फ्रैक्शन आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन इनटू वॉइड फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है। तो ये छोटी सी चीज है, वैसे आता आपको पैकिंग फ्रैक्शन ही है, लेकिन एडवांस में कभी कोई वॉइड फ्रैक्शन में भी पूछ लेते हैं, तो वो चीज भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको इरेज कर देता हूं कि आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सको, कंफ्यूजन ना हो कोई, ठीक है ना। तो शार्प एज टूल आना था ना, विद शार्प, इधर शार्प आना था ना, तो इसको लिख देते हैं अब, तो विद शार्प एज ए टूल। तो गाइज अपना ये चीज हो गई है। तो आई होप आपको मजा आया हो यार, बहुत ही डिटेल में बेसिक्स आपके क्लियर हो गए हैं। अब जो दूसरा लेक्चर आएगा बहुत ही आसान होगा, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होगा, तो उसको देखना ना भूलना। आज का लेक्चर बहुत लेंथी हो गया, तो आज का लेक्चर इधर तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। इधर बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, अब उधर आप मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि आपके क्वेश्चन आराम से हो जाए, ठीक है ना। तो तब तक यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव ए नाइस डे, ठीक है ना। इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कि आपके रिवीजन में काम आ जाए।